वेलकम विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम oogenesis या अंडाणु जनन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अंडाणु जनन या oogenesis एक प्रकार का गैमीटोजेनेसिस है, एक प्रकार का युग्मक जनन है, जिसके बारे में पूर्व में भी हमने परिचर्चा की एवं ये जाना कि युग्मक जनन की प्रक्रिया या द प्रोसेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस is of two types: spermatogenesis in male gonads while oogenesis in female gonads। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो वी हैव थ्री बेसिक फीचर्स और थ्री की एलिमेंट्स फॉर दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि इसको डिफ़ाइन करता है और ये तय करता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि दो प्रकार के गोनैड्स या दो प्रकार के प्राथमिक जननांग उपस्थिति आवश्यक है। दूसरा, दोनों प्रकार के प्राइमरी गोनैड्स में या दोनों प्रकार के प्राथमिक जननांगों में अलग अलग दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण होना आवश्यक है, अर्थात टू टाइप ऑफ गैमीट्स, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स, ये बनना ज़रूरी है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण बेसिक फीचर है या की एलिमेंट है कि दोनों प्रकार के युग्मकों का सम्मिश्रण, जिसे हम निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, वो क्रिया होना आवश्यक है। अगर जंतुओं में या पादपों में किसी में भी इन तीन बेसिक फीचर्स या थ्री की एलिमेंट्स की उपस्थिति देखी जा रही है तो हम ये तय कर सकते हैं कि ये जो जनन का प्रकार है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या लैंगिक जनन है। तो गैमीटोजेनेसिस में हमने पहले बात की स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, अब हम बात करेंगे oogenesis या अंडाणु जनन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो प्राइमरी गोनैड है फॉर द प्रोसेस ऑफ oogenesis, अंडाणु जनन की प्रक्रिया ओवरीज में होती है या अंडाशय में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। स्तनधारियों के संदर्भ में बात करें और खासकर मनुष्यों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो मनुष्य की मादा में एक जोड़ी अंडाशय, अ पेयर ऑफ ओवरी इज प्रेजेंट। गर्भावस्था से ही एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं और प्रत्येक अंडाशय में अंडाणु जनन या oogenesis की प्रक्रिया प्रारंभ होकर चलती रहती है अप टू दी मीनोपॉज स्टेज। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखें कि ओवरी की ये इस प्रकार की अनुप्रस्थ काट है जिसमें कि हमें दिखाई देने वाली संरचनाएं हैं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर वेसिकुलर फॉलिकल, रप्चरिंग फॉलिकल, और इसके बाद एक विशेष प्रकार की अंतःस्रावी नेचर की संरचना बनती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। और इफ़ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर तो दिस कॉर्पस ल्यूटियम बदल जाती है कॉर्पस एल्बिकेंस में, जिसके बारे में आगे हम और चर्चा करेंगे। ये भी एक अंडाशय की टीएस है जिसमें कि हम देख पा रहे हैं अलग अलग स्टेजेस में फॉलिकल्स या पुटिकाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं, जिसमें कि प्राथमिक पुटिका वृद्धि करती हुई द्वितीयक पुटिका, इस वृद्धि करती हुई
पुटिका के अंदर उपस्थित अंडाणु कोशिका एवं पुटिका के चारों तरफ उपस्थित पुटिका कोशिकाएं एवं परिपक्व ग्राफियन पुटिका, ये जो परिपक्व हो जाती है जब ये पुटिका, तब इसे ग्राफियन पुटिका भी कहा जाता है। इस परिपक्व ग्राफियन पुटिका में अंदर एक कैविटी होती है जिसे एंट्रम कैविटी कहते हैं, और इसके अंतर्गत पुटिका तरल भरा होता है। यहाँ पर हम ये जान लें कि सबसे पहले सर्वप्रथम इस परिपक्व पुटिका को डी ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसीलिए उसके सम्मान में इसे ग्राफियन पुटिका कहा जाता है। इस ग्राफियन पुटिका में उपस्थित परिपक्व अंडाणु कोशिका यथोचित समय पर पुटिका के फटने से अंडाशय से विमुक्त हो जाती है एवं यह विमुक्त अंडाणु फैलोपियन नलिका के अंकुरों द्वारा ग्रहीत किया जाकर फैलोपियन नलिका में नीचे उतर जाता है। शेष बची हुई पुटिका एवं पुटिका कोशिकाएं एक अंतःस्रावी प्रकृति की संरचना में रूपांतरित हो जाती हैं, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। यह कॉर्पस ल्यूटियम गर्भावस्था के दौरान यदि निषेचन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रवण करती है एवं कुछ अंशों में एस्ट्रोजन का भी स्त्रवण करती है, जिसे अंडाशयी एस्ट्रोजन कहा जाता है। ये अंडाशयी एस्ट्रोजन, दिस ovarian estrogen maintains the alveolar growth of mammary glands, and the hormone progesterone is responsible for the maintaining pregnancy, so this progesterone is also known as pregnancy hormone. अधिकांशतया यदि निषेचन संभव नहीं हो पाता है तो यह अंतःस्रावी प्रकृति की कॉर्पस ल्यूटियम एक अवशेषी रेजिडुअल बॉडी अवशेषी संरचना कॉर्पस एल्बिकेंस में विघटित हो जाती है। यदि हम अंडाणु जनन के समेकित प्रारूप को देखें तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें एक प्रावस्था है बिफोर बर्थ या जन्म से पहले, जब किसी मादा का जन्म से पहले उसका जो अंडाशय है उसमें भी उस अंडाशय में डिप्लॉयड oogonia पाई जाती हैं, और उन डिप्लॉयड oogonia में निरंतर समसूत्री विभाजनों के द्वारा अंततः प्राथमिक अंडाणु कोशिका का निर्माण होता है एवं ये प्राथमिक अंडाणु कोशिकाएं यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की पूर्वावस्था में अरेस्ट हो जाती हैं, अर्थात इनका और आगे विकास अब होता नहीं। यह जन्म के पश्चात जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब यह प्राथमिक अंडाणु कोशिका आगे और विकास करती है। जन्म के पश्चात, मादा प्राणी के जन्म के पश्चात प्यूबर्टी आने पर प्रत्येक प्राथमिक अंडाणु कोशिका आगे और विकास करती है, उसमें विभाजन होता है।
एक बात हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये जो प्राथमिक अंडाणु कोशिका है, जन्म के पूर्व से लेकर जन्म के पश्चात प्यूबर्टी तक ये ग्रोथ फेज में रहती है एवं इसमें वृद्धि प्रावस्था चलती रहती है, जिसके अंतर्गत विशेष प्रकार के प्रोटीन्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री का निर्माण होता रहता है। जन्म के पश्चात प्यूबर्टी आने पर अनेक प्राथमिक अंडाणु कोशिकाओं में से कोई एक आकार में वृद्धि करके विभाजित होती है एवं उसके चारों तरफ अन्य प्राथमिक अंडाणु कोशिकाएं एकत्रित होकर उसे घेर लेती हैं और इस प्रकार एक विशेष संरचना बनती है जिसे फॉलिकल कहते हैं। जैसा कि हमने इस अंडाशय के टीएस में देखा है कि ये जो फॉलिकल है, इसमें अनेक कोशिकाएं हैं, तो इसके केंद्र में जो अधिक विकसित कोशिका है वो अंडाणु कोशिका है और इसके चारों तरफ जो छोटी छोटी प्राथमिक अंडाणु कोशिकाएं हैं जो इस मुख्य अंडाणु कोशिका को समर्थन दे रही हैं पोषण के द्वारा, आलंबन में एवं अन्य उपापचयी क्रियाओं में। तो इन सबके मिलने से फॉलिकल या पुटिका का निर्माण होता है, जो कि प्राइमरी फॉलिकल, ग्रोइंग फॉलिकल एंड मैच्योर फॉलिकल तक की अवस्थाओं से पारगमित होती हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो प्राथमिक अंडाणु कोशिका जिसमें कि विभाजन हुआ है, उसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका द्वितीयक अंडाणु कोशिका एवं दूसरी जो आकार में छोटी कोशिका होती है उसे प्रथम ध्रुवीयकाय कहते हैं, जो कि कभी भी एग में या अंडाणु में परिवर्तित नहीं होती है। अब यहाँ पर जो ये द्वितीयक अंडाणु कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की मेटाफेज प्रावस्था में अरेस्ट हो जाती है एवं इसी अवस्था में बनी रहती है। कब तक? जब तक कि अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं हो जाती एवं यह अंडाशय से विमुक्त नहीं हो जाती। और इस प्रकार प्रत्येक माह एक द्वितीयक अंडाणु कोशिका अंडाशय, किसी एक अंडाशय से, क्योंकि एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, तो किसी एक अंडाशय से विमुक्त होती है द्वितीयक अंडाणु कोशिका, और इट वेट्स फॉर एनी सुटेबल स्पर्म टू गेट fertilized by it. If the fertilization occurs, then आगे इस द्वितीयक अंडाणु कोशिका में विभाजन होगा और उससे एक फर्टिलाइज्ड एग बनेगा और साथ ही दूसरी अन्य द्वितीयक ध्रुवीयकाय बनेगी जो आकार में छोटी होगी। यहाँ पर हम देखें तो इस स्लाइड में हम ये देख पा रहे हैं कि जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया है उसकी तीन मुख्य प्रावस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था
एवं परिपक्वन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो ये जो सबसे ऊपर हमें पीजीसी दिखाई दे रही हैं, प्राइमरी प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, तो these primordial germ cells are the cells which are diploid in nature and present in enormous amount within the ovary, and these undergo repeated mitosis to produce enormous number of diploid cells which are known as oogonia, and these all oogonia are diploid in nature and are present before the birth of a female baby within its ovaries, and until the puberty comes, these oogonia undergo growth phase in which they store, they metabolize, they synthesize different essential nutrients and proteins and required elements for the development of their genetic material. अब इन oogonia में से कोई एक सौभाग्यशाली कोशिका जो कि प्रकृति में द्विगुणित होती है, वृद्धि करके प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंडाणु कोशिका बन जाती है, जिसमें कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें बड़े आकार वाली कोशिका द्वितीयक अंडाणु कोशिका कहलाती है एवं छोटे आकार वाली कोशिका प्रथम ध्रुवीयकाय और फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाती है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि प्राथमिक अंडाणु कोशिका के प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से निर्मित दोनों कोशिकाएं प्रकृति में अगुणित होती हैं, मीन्स उनका जेनेटिक मटीरियल मात्र कोशिका के जेनेटिक मटीरियल की तुलना में हैप्लॉइड होता है। गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के तुलना में आधी होती है। तदुपरांत द्वितीयक अंडाणु कोशिका में पुनः अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय और मियोसिस सेकंड होने के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें पुनः एक कोशिका बड़े आकार की होती है जिसे अंडाणु कहते हैं, एवं अन्य छोटे आकार की कोशिका द्वितीयक ध्रुवीयकाय कहलाती है। इसी प्रकार प्रथम ध्रुवीयकाय में भी अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के फलस्वरूप दो छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें द्वितीय ध्रुवीयकाय ही कहा जाता है। यहाँ पर हम इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि यदि अंडाणु जनन की विभिन्न प्रावस्थाओं को देखें तो पुनः ये दृष्टिगोचर होता है कि यहाँ पर तीन प्रावस्थाएं होती हैं: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था एवं परिपक्वन प्रावस्था। यदि इन कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या मीन्स जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करें तो यदि हम मनुष्य का संदर्भ लें तो हम यह भली प्रकार जानते हैं कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। इसीलिए द्विगुणित oogoनियम कोशिकाओं में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मीन्स गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या पाई जाती है। उनमें से वृद्धि करके बनी प्राइमरी oocyte कोशिका में भी गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या पाई जाती है। प्राइमरी oocyte में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चूंकि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए विनिर्मित फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte दोनों में ही गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की तुलना में आधी आधी हो जाती है, मीन्स both the secondary oocyte and first polar body are haploid in nature. Now,
Secondary oocyte undergoes meiosis second, as well as first polar body also undergoes meiosis second. As a result of the meiosis second in secondary oocyte, we get a comparatively bigger cell which is known as ovum. Other one is smaller in size, which is second polar body, and first polar body also undergoes meiosis second, forming two secondary polar bodies which are of equal size of the cell, which is formed by the division of secondary oocyte. अब इन सेकेंडरी पोलर बॉडीज़, ये तीनों सेकेंडरी पोलर बॉडीज़ जो बनी हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ऊगोनियम है, द्विगुणित है, उसका जब पूरा डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है 2 चरणों में, इट मीन्स मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इन टोटल 4 सेल्स बनती हैं और चारों ही अगुणित प्रकृति की होती हैं, और इन चारों में से 3 कोशिकाएं छोटे आकार की होती हैं, अगुणित होती हैं, और ये तीनों ही डिजेनरेट होने वाली हैं। ये तीनों ही अपभ्रासित होकर के या तो इस ओवम को पोषण दे देती हैं या यह अंडाशय के द्रव्य में विलीन हो जाती हैं। यहाँ पर ये जो अंडाणु का निर्माण हुआ है, एक बड़ी कोशिका जो बनी है जिसे हम अंडाणु कह रहे हैं, यह फर्टिलाइजेशन के द्वारा या निषेचन के द्वारा द्विगुणित जायगोट बनता है, जिससे आगे चलकर भ्रूण फीटस का निर्माण होता है। स्टेजेस की हम बात करें तो वी कैन सी दैट मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द ओवरीज ऑफ फीमेल फीटस, अनबॉर्न फीमेल बॉडी। यहाँ पर जो संख्या बढ़ती है वो अनबॉर्न फीमेल बेबी की बॉडी में ही बढ़ती है, और प्यूबर्टी आने पर प्रत्येक माह एक अंडाणु, प्राथमिक अंडाणु कोशिका विकसित होती है और आगे इसका विकास होता है। ओव्यूलेशन होता है, देन फर्टिलाइजेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और फर्टिलाइजेशन के द्वारा जायगोट या भ्रूण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte में जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के संप्रत्यय में हम ये जानते हैं कि यह सदैव 2 चरणों में होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम एवं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम न्यूनकारी विभाजन होता है, क्योंकि इसके द्वारा गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है एवं बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की तुलना में आधी होती है। तो यहाँ पर जो ये डिप्लॉयड सेल डिवाइड होती है प्राइमरी oocyte, उसमें मियोटिक डिवीज़न फर्स्ट होने से सेकेंडरी oocyte बनती है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। दोनों ही हैप्लॉयड नेचर की होती हैं, दोनों ही अगुणित होती हैं। निर्णित बनने वाली सेकेंडरी oocyte कोशिका और फर्स्ट पोलर बॉडी में मियोसिस सेकंड होता है, जो कि इक्वेशनल डिवीज़न होता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, पुत्री कोशिकाओं में मात्र कोशिका की बराबर होती है। यहाँ पर कोई संख्या में अपभ्रासन नहीं होता है, कमी नहीं होती है। तो यहाँ पर फिर से सेकेंडरी oocyte जब डिवाइड होती है तो एक ओवम बनता है और एक हैप्लॉयड छोटी कोशिका बनती है जिसे पोलर बॉडी कहते हैं, और फर्स्ट पोलर बॉडी में डिवीज़न होने से 2 छोटी कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें भी सेकेंड पोलर बॉडीज़ कहते हैं। तो ऑल इन ऑल हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पर ये जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया है, इसमें एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका से या एक प्राइमरी oocyte में विभाजन होने से 4 कोशिकाएं टोटल बनती हैं, जिनमें से प्रकार्यात्मक एक अंडाणु ही होता है, बाकी की 3
कोशिकाएं पोलर बॉडीज़ कहलाती हैं और इनका निषेचन भी नहीं होता है, इनका आगे विकास भी नहीं होता है और ये नष्ट हो जाती हैं या फिर इस ओवम को पोषण दे देती हैं। एक बात हम और देखेंगे कि ये जो सेकेंडरी oocyte बनी है यहाँ पर, ओव्यूलेशन में ये रिलीज होती है। इट मीन्स जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, अंडाशय से अंडाणु इसी अवस्था में रिलीज होता है और इससे आगे का विभाजन तभी संभव होगा जब निषेचन की प्रक्रिया होगी। यदि निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो ये अंडाणु इसी सेकेंडरी oocyte अवस्था में रहेगा और ये नष्ट हो जाएगा और मेंसिस की क्रिया के द्वारा जितना भी मटेरियल बना है, जैसे कि फॉलिकल का जो डेवलपमेंट हुआ था जिसमें परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल बनी थी और अंडाणु के विमुक्त होने से एक अंतःस्रावी प्रकृति की संरचना बनी थी जिसे कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं, वो सब, और इसके अलावा गर्भाशय की एंडोमेट्रियम रक्त की कुछ मात्रा के साथ योनि मार्ग से बाहर स्रावित कर दिए जाते हैं एवं नेक्स्ट मंथ ये प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि मादाओं में इस प्रकार से ये प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया एक चक्र के रूप में चलती है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी चक्र भी कहते हैं। यहाँ पर एक जो विभेद है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, काफ़ी विभेद हैं। उसमें एक चीज़ तो ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है एवं आजीवन चलती रहती है, जबकि मादाओं में oogenesis की प्रक्रिया मादा प्राणी के जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है, परंतु उसमें जो प्राथमिक अंडाणु कोशिका है या प्राइमरी oocyte सेल है, वो जन्म से पहले कोशिका विभाजन की पूर्वावस्था में स्थगित, अरेस्ट हो जाती है या वहाँ पर वो एक तरह से स्थगित हो जाती है और उससे आगे का जो विभाजन है, उससे आगे का जो विकास है, वो जब मादा प्राणी का जन्म होता है तब भी नहीं, उसके बाद में जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब वो प्राइमरी oocyte सेल आगे डेवलप करती है, आगे विभाजित होती है और प्यूबर्टी ऑनसेट से लेकर के प्रत्येक माह दोनों अंडाशयों में से किसी एक से एक अंडाणु विमुक्त होता है सेकेंडरी oocyte के रूप में एवं फर्टिलाइजेशन की संभावनाओं के लिए तैयार रहता है। और ये चक्रिक प्रक्रम एक निश्चित आयु तक चलता है। सामान्यतः मानव मादाओं में यदि बात करें तो 45 या 50 वर्ष की आयु तक ये चक्रिक प्रक्रम चलता है और इस आयु के पश्चात ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। इस अवस्था को मीनोपॉज कहा जाता है और प्यूबर्टी में जब ये प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है पहली बार, तो उस परिघटना को मीनार्क या रजोदर्शन कहा जाता है और जब ये बंद होती है तो उसे मीनोपॉज
तो ये अंडाणु जनन की प्रक्रिया है और स्पर्मेटोजेनेसिस के समान ही इसमें भी तीन प्रावस्थाओं में लेकर के इसे हम सुविधाजनक तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें कि पहली प्रावस्था है गुणन प्रावस्था, और ये गुणन प्रावस्था मादा प्राणी में जन्म से पहले ही संपूर्ण हो जाती है। और दूसरी प्रावस्था होती है ग्रोथ फेज़। और हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि ग्रोथ फेज़ जो होती है वो oogenesis में स्पर्मेटोजेनेसिस की तुलना में बहुत लंबी होती है। और इसकी अवधि कितनी होती है कि जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, इन द केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स हम बात करें तो 14-15 साल की अवस्था में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। तो जन्म से पहले से लेकर के और लगभग 14-15 साल तक की अवस्था ये जो oogonia है वो ग्रोथ फेज़ में ही व्यतीत करती है। तो इतना लंबा टाइम स्पान होता है ग्रोथ फेज़ का फीमेल इंडिविजुअल्स में, जबकि हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस में ग्रोथ फेज़ काफ़ी कम समयावधि की होती है, इतनी लंबी नहीं होती है। और तीसरी जो प्रावस्था है जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही समझ सकते हैं, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है 2 चरणों में, और ये कहलाती है मैच्योरेशन फेज़ और या फिर परिपक्वन प्रावस्था। तो यहाँ पर 3 प्रावस्थाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैच्योरेशन फेज़। और एक अंतर ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका से 4 स्पर्मेटेड्स बनती हैं, चारों हैप्लॉइड्स होती हैं, चारों समान आकृति की होती हैं और चारों ही फंक्शनल होती हैं। जबकि oogenesis में एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका से एक प्राइमरी oocyte से, जो कि डिप्लॉयड इन नेचर है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नंबर ऑफ सेल्स तो 4 ही रहती हैं, लेकिन उनमें से हम ये देख पाते हैं कि एक सामान्य आकृति की बड़ी कोशिका होती है जिसे अंडाणु कहते हैं, यह हैप्लॉइड होती है, और बाकी की 3 छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पोलर बॉडीज़ कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है, ये प्रकृति में व्यवस्था इसलिए है क्योंकि जो प्राइमरी oocyte का जितना भी साइटोप्लाज्म है या उसका जितना भी अंदर जो द्रव्य है वो एक ही कोशिका में आ जाए, जिससे कि इसमें ये जो कोशिका द्रव्य का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे कि एक कोशिका पर्याप्त मात्रा में कोशिका द्रव्य को ग्रहण करके और आगे निषेचन के पश्चात भ्रूण के विकास की संभावनाओं को यथार्थ कर सके। इसलिए ये कोशिका द्रव्य का असमान विभाजन होता है, और ये जो बनने वाली 3 पोलर बॉडीज़ होती हैं ये इस विकसित होने वाले ओवम को ही अपना कोशिका द्रव्य प्रदान कर देती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे oogenesis के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।